कमल बहुत ही हैरान और परेशान सा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन हालात से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों की नज़रों में हमेशा खटकती रहती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। कमल के बेटे अनिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, कमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अनिल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ अनिल, क्यों चिल्ला रहे हो? कमल की पत्नी दामिनी ने किचन में से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अनिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों की इज्जत उतरवाने पर उतारू हो? दामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी माँ चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। कमल साथ के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे दुख हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो मजबूर था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे इसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, चूंकि वो एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होता देखता रहता था। रात को कमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी गंवारों की तरह उनसे मिली। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। कमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को माँ अच्छी तरह से समझती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। कमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की मजबूरी थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ ने अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। माँ से अपने बेटे की हालत। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, कमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है तुम्हें देखभाल करने वाला, कमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। दामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब कमल छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार उत्साहित था, अमेरिका से कमल के डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों कमल, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता से पूछा रमेश कमल से। जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगता, दामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने कमल की ओर देखा और कमल ने अपनी नजरें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर पर पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है।
डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा कमल, तूने तो नाम रोशन कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने कमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, कमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद ही गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने दामिनी की ओर देखकर व्यंग से बोला। दामिनी निरुत्तर होकर कमल की तरफ देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा कमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर रूप दिया था। दामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। कमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो कमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा गंदा इंसान दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। दामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंखें मिलाए। सरस्वती ने दामिनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और कमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। दामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।